डियर स्टूडेंट, पिछले भाग में हमने परमाणु की बात की थी, जिसमें हमने अणुओं के बारे में पढ़ लिया था। आज हम आयन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आयन आयन जो है किसी भी एक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है। आयन या तो परमाणु कह लीजिए या फिर परमाणुओं का समूह होता है जिसपे धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होते हैं, जिसपे या तो पॉजिटिव आवेश होंगे या तो निगेटिव आवेश होंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि हम सोडियम लिखते हैं Na से, इसके ऊपर एक धन आवेशित, तो हम इसको कहेंगे सोडियम आयन। अब यह 1+, 2+ कैसे आता है, इसकी चर्चा आगे की जाएगी। फिलहाल हम सिर्फ ये समझें कि आयन्स कैसे दिखते हैं और कैसे पहचानेंगे। ऋणावेशित की बात करें तो जैसे कि हम लिखते हैं Cl, इसको पढ़ते हैं क्लोरीन का परमाणु, लेकिन जब इस पे ऊपर चार्ज आ जाए, चाहे वो धनावेशित हो ऋणावेशित, तो उसको पढ़ते हैं क्लोरीन आयन। जैसे कि यस है सल्फर, इसके ऊपर चार्ज लग गया निगेटिव का -2, तो इसको पढ़ेंगे सल्फर आयन। आयन दो प्रकार के होते हैं, एक को आप सरल आयन कह सकते हैं और दूसरे को यौगिक आयन। सरल आयन क्या होते हैं? तो सरल आयन ये होते हैं जो आवेशित हो और जिनमें सिर्फ एक ही प्रकार का परमाणु हो, आवेशित परमाणु कण। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम +2, क्लोरीन -1, एल्युमिनियम +3, इन सब के ऊपर तो आवेश है, इसलिए आयन है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक एक परमाणु है, इसलिए इनको सरल आयन कह सकते हैं। यौगिक आयन के उदाहरण क्या हो जाएंगे? तो ये आयन दो या दो से अधिक आवेशित परमाणुओं के संयोग से बनते हैं। जैसे नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन मिलकर अमोनियम आयन बनता है, तो इसको हम कह सकते हैं यौगिक आयन। यह आवेशित परमाणुओं का समूह होता है। जैसे एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, इस पे आवेश आता है -2 और इसका नाम है कार्बोनेट आयन। एक और एग्जांपल लिखते हैं SO4, एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन, इस पे चार्ज है -2, जिसका नाम है सल्फेट आयन। नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला, कि कैसे हम एलिमेंट्स का, तत्वों का यूज करते हुए, प्रयोग करते हुए रासायनिक सूत्र बनाएंगे। तो किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र जो होता है, उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। यानी जो भी संघटक आप तत्व यूज कर रहे हैं, उसका एक सिंबल, रिप्रेजेंटेशन, संघटक का। रासायनिक सूत्र बनाने के नियम क्या होते हैं? सबसे पहला ये नियम को जान लेते हैं, फिर इसकी विशेषताओं की बात करेंगे। तो नियम बनाने के लिए कुछ प्रमुख बिंदु एक एक करके हम बताएंगे क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे हमने पहले से इसको लिखा हुआ है, तो यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले तत्वों के परमाणुओं के चिन्हों को लिखा जाता है। दूसरे नंबर की बात करें तो इन चिन्हों के नीचे इनकी संयोजकताओं को लिखते हैं। फिर उसके बाद संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अभी एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको आसानी से समझा जाएगा। परिणाम स्वरूप पहला परमाणु दूसरे परमाणु को संयोजकता ग्रहण करता है तथा दूसरा परमाणु पहले परमाणु की संयोजकता ग्रहण करता है। ये क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई आप समझ सकते हैं। और उसके बाद क्रिस क्रॉस करके रासायनिक सूत्र तैयार हो जाता है। अगर ये आपको लाइन नहीं समझ में आई तो एग्जाम्पल अभी हम लेंगे, उसके द्वारा आसानी से समझा जाएगा। आइए कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं।
रासायनिक सूत्र के संघटकों की संयोजकताएं या आवेश बराबर होनी चाहिए। सेकंड, धातु एवं अधातु के यौगिक की रासायनिक सूत्र की संरचना में धातु को पहले लिखा जाता है, अधातु को उसके बाद। जैसे कि यह है कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें कैल्शियम धातु है, पहले लिखा गया, ऑक्सीजन अधातु है तो बाद में है। सोडियम क्लोराइड का एक फार्मूला है, रासायनिक सूत्र, इसमें सोडियम धातु है तो पहले है, क्लोरीन धातु है तो बाद में है। तीसरे नंबर बात करें बहुपरमाणविक आयन के रासायनिक सूत्र आने में, इस आयन को ब्रैकेट में रखा जाता है और उसके जो संयोजक होते हैं या आवेश को ब्रैकेट के नीचे लगाते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के 2 आयन है तो हमने अब इसको ब्रैकेट में लगा के यहाँ 2 लिखा हुआ है, ऐसे लिख लेते हैं। अब आइए एक उदाहरण के द्वारा हम रासायनिक सूत्र बनाना सीखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक तत्व है हाइड्रोजन, दूसरा हमने ले लिया सल्फर। हाइड्रोजन और सल्फर के संयोग से फार्मूला बनाना है, तो फार्मूला कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हमको उनके संयोजकताओं के बारे में पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 1। सल्फर की कितनी होती है? 2। जब हम संयोजकता सबसे पहले उसको ऊपर लिख लीजिए या फिर नीचे भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये कि ये इसकी संयोजकता जो 1 है अब इसके पास चली जाएगी और इसकी संयोजकता जो 2 है यहाँ लिख लेंगे। यानी अब क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन 2 और सल्फर 1। तो इस प्रकार हाइड्रोजन और सल्फर के संयोग से H2S बनेगा, जिसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला एग्जाम्पल है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, इससे हमको रासायनिक सूत्र बनाना है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, संयोजकता कितनी होती है? तो हमको पता है 4। ऑक्सीजन कितनी होती है? तो ये होती है 2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन कितना हो जाएगा? 2 और ऑक्सीजन ये हो जाएगा इसका 4, ये 2 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 4। तो C2O4। लेकिन अब यहाँ एक चीज और ध्यान देनी है कि जब जिस अंतिम में जिससे मल्टीप्लाई करना हो, यदि उसमें से कोई भी अंक यदि कॉमन मिलता है तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। अब जैसे 2 और 4 में से कॉमन क्या मिलेगा? तो कॉमन हो जाएगा 2, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 और यहाँ क्या बचेगा? 2। अब कॉमन नहीं हो पाएगा तो इसको हम यूज करते हैं। यानी एक्चुअल में एक कार्बन और एक ऑक्सीजन का जो फार्मूला बनता है, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन का ही बनता है, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, कार्बन की कितनी होती है संयोजकता? 4। क्लोरीन कितनी? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 4। तो कार्बन कितना? 1, क्लोरीन कितना? 4। तो CCl4 बनेगा। नाम की बात करें तो इसका नाम सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस तरीके से हम किसी भी दिए गए एलिमेंट से फार्मूला बना सकते हैं। हमने अभी भी आयनों के बारे में भी पढ़ा है, तो कुछ सरल आयन थे और कुछ यौगिक आयन। तो सरल आयन और यौगिक आयनों के कॉम्बिनेशन से भी रासायनिक सूत्र बनते हैं। तो आइए कुछ उदाहरण के द्वारा उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एलिमेंट है Na सोडियम और दूसरा एक है जो कि एक यौगिक आयन है CO3 कार्बोनेट आयन। अब हमको पता होना चाहिए कि सोडियम पे की संयोजकता कितनी होती है, तो इसकी होती है 1। CO3 कितना होता है? अब चूंकि ये आयन के फॉर्म में है तो आयन से ही बनेंगे, तो आपको यहाँ समझने के लिए चूंकि कार्बोनेट पे कितना होता है? -2। अब कैसे आता है आपको यहाँ थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं। जैसे देखिए, एक कार्बन है और ऑक्सीजन कितना है? 3। तो एक कार्बन का 4 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? एक ऑक्सीजन कितना होता है? -2, तो 3 है कितना हो जाएगा? -6। अब 4 ऐड करेंगे, 4 - 6 कितना हो जाएगा? -2। इसलिए CO3 यानी कार्बोनेट आयन पे -2 चार्ज आता है और सोडियम +1। ये आयनों के बारे में बात कर रहे हैं, आयनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र की बात कर रहे हैं हम। आयनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र, बाकी प्रोसीजर सेम है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन नहीं ध्यान देना है। अब यहाँ हमको यूज करना है 2, यहाँ करना है 1।
तो हो जाएगा हमारा फार्मूला Na2CO3 और जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगला है कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड आयन। कैल्शियम एलिमेंट है, सबको पता होता है कैल्शियम का संयोजकता कितनी है, तो कैल्शियम की संयोजकता होती है +2। हाइड्रोक्साइड आयन का कितना होता है, तो ये होता है -1। अब ये कैसे आता है, तो यहाँ थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। एक ऑक्सीजन है तो -2, एक हाइड्रोजन +1, कुल मिला कितना हुआ -1, इसलिए हाइड्रोक्साइड आयन पे -1 चार्ज होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, तो फार्मूला क्या बनेगा, एक कैल्शियम और OH2। तो देखिए सूत्र में ये कहा गया था कि जब भी आयनिक यौगिकाएं उनके एक से अधिक आयन हो तो उनके क्या करते हैं, ब्रैकेट बना के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से हम किसी भी दिए गए एलिमेंट्स तत्वों के संयोग से या फिर यानिक यौगिकों के किसी का भी रासायनिक सूत्र बना सकते हैं।